नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और यहां पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं बडगाम उपचुनावों को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि बडगाम में बीजेपी ने जब 2024 में इंतखाबात हुए तो उस वक्त अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि बीजेपी खुद को शायद मजबूत वहां पर नहीं समझ रही थी। क्योंकि एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेताओं में शुमार आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी वहां से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनका गढ़, शायद ये कारण हो सकता था। इसके इतर अब क्योंकि बडगाम पर उपचुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को चुना और बडगाम तब से 1 साल से प्रतिनिधि विहीन है, यानी कि वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और इस वजह से 1 साल से यह सीट खाली है। और अब 11 नवंबर को यहां पर मतदान होना है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन बडगाम की जंग बेहद दिलचस्प है और सीधे आपको बडगाम लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी आबिद हुसैन जुड़ चुके हैं। आबिद खुद भी बडगाम के नुमाइंदे हैं और वहां के मसले मसाइलों को, वहां के मुद्दों को, वहां के उम्मीदवारों को बखूबी समझते हैं। तो आबिद, आपका भी बहुत स्वागत। और बडगाम की जंग दिन प्रतिदिन और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि दिलचस्पी उसी वक्त हो गई थी जब आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने मना कर दिया था कि मेरा नाम भी मत लेना प्रचार में। क्योंकि बडगाम की जंग, जिस तरह से आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका है। एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और 2002 से लगातार वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीत कर दर्ज करते आ रहे हैं। या अगर हम कहेंगे 1977 से अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में कोई भी इलेक्शन हारा नहीं है। लेकिन आगा रूहुल्लाह मेहंदी की दूरी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और कहीं ना कहीं दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का जो स्टैंड है उसको कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि बडगाम में तकरीबन 17 कैंडिडेट्स मैदान में है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी उम्मीदवार है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, बीजेपी पहली मर्तबा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, आम आदमी पार्टी मैदान में कूदी है, वो भी यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कई जो आजाद उम्मीदवार हैं, जिनमें खास तौर पर, क्योंकि नाम लेना जरूरी है, मुंतजर मोहिद्दीन जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मुंसलिक थे, उनके स्पोक्स पर्सन थे। इलेक्शन से कबल उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और बडगाम चुनाव में बहसत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में है। इसके अलावा यहाँ पर जो डीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं नजीर अहमद खान, वो मैदान में है। अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी, उसके लिए वो मैदान में है, उनका मैंडेट उन्होंने हासिल किया है। और साथ ही सोशल मीडिया पे काफी मशहूर जिब्रान डार वो मैदान में है। तो 17 उम्मीदवार है और सब एक ही दावा कर रहे हैं, दावेदारी एक ही है, दावा एक ही है, जीत दर्ज करेंगे। लेकिन 11 नवंबर को लोग ईवीएम में इन जो उम्मीदवारों की किस्मत को कैद करेंगे और 14 नवंबर को जब ईवीएम को खोला जाएगा ये साफ जाहिर होगा। बिल्कुल आबिद, और यहाँ पर जरा ये भी समझना जरूरी है कि अगर हम 3 मुख्य पार्टियां, जिसमें से 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और एक बीजेपी की अगर बात करें, तो बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 3 आगा को मैदान में उतारा है। और कहीं ना कहीं ये लोग इंटरकनेक्टेड ही हैं, क्योंकि एक ही समुदाय से आते हैं। हालांकि क्लैन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही समुदाय से एक तरह से आते हैं। 30% के आसपास बडगाम में शिया समुदाय है जो एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसको कहते हैं डिसाइसिव फैक्टर। शिया समुदाय और शिया वोट बैंक का बडगाम विधानसभा सीट पर है। ऐसे में कंपेयर किया जाए इन 3 पार्टियों के उम्मीदवार विद द निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में है, जिसमें आपने कहा अपनी पार्टी से बगावत करके मुंतजर मोहिउद्दीन है मैदान में, इसके अलावा नज़ीर अहमद खान हैं, जिब्रान डार हैं जो युवाओं में बहुत ज़्यादा इस वक्त लोकप्रिय हैं, पूजा शर्मा का आपने नाम लिया, वो हैं, दीबा खान है मैदान में। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो कैसे निकलता है कंक्लूजन? क्या कुछ हम डिराइव कर सकते हैं? सबसे पहले बात, जिस तरह से आपने बात की बडगाम में 3 आगा और शिया वोटर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रहता है बडगाम में। ये जो 30% 35% के करीब जो वोटर्स है, ये तकदीर लिखते हैं बडगाम की, क्योंकि ये एक बल्क वोटिंग है। जिस तरह से आपको मालूम है, यहाँ का एक इलाका है सोयबुक, काफी बड़ा इलाका है। माजी की अगर हम बात करेंगे, बाइकआउट के साथ ज्यादा रहे हैं, लेकिन 2024 असेंबली इलेक्शन में आपने खुद देखा किस तरह से उस इलाके में भी लोग निकल कर आए और वोट किए। ज्यादातर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, तकरीबन 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, 36,000 के करीब उन्होंने वोट लिए हैं। तो ये साफ दिखा रहा था किस तरह से लोग निकल कर आए और उन्होंने वोटिंग की। अब इस मर्तबा कहीं ना कहीं जो ये सियासी नुमाइंदे हैं, जो भी उम्मीदवार मैदान में है, 17 उम्मीदवार,
कहीं ना कहीं वो मंत्र दिमाग में रखे हुए ये लोग मैदान में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो वोट शेयर है उसको बिल्कुल। अच्छा आबिद, यहाँ पर एक और फैक्टर ये भी है कि जो पार्टी द्वारा बैक्ड हैं, जैसे बीजेपी का कैंडिडेट है या पीडीपी का कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, उनके मुद्दे और जो ये निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं या किसी दूसरी पार्टी से मैदान में हैं, उनके मुद्दों में भी बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर में इंतखाबातों की बात करते हैं या उपचुनावों की बात करते हैं, तो वहां पर स्टेटहुड का मुद्दा हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज बखूबी जानती हैं कि उस मुद्दे को कैसे भुनाना है। और यही शायद आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की नाराजगी का भी मुख्य कारण है। लेकिन ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या दूसरी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार हैं, ये बखूबी जानते हैं कि स्टेटहुड उनके बस की तो बात नहीं है। उसके लिए एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे गुजरना होगा, और उसके लिए कोई ऐसी ही पार्टी आगे आ सकती है जो या तो सत्ता में हो या फिर एक निर्णायक भूमिका में हो लोकसभा में, कम से कम ऐसे में। तो ये जो छोटे उम्मीदवार हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये बुनियादी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। पूजा शर्मा को हमने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को अनुच्छेद 370-35A से कुछ लेना देना नहीं है। उनके मसले हल होने चाहिए, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, हैंडपंप, बिजली का खंबा, PHC, CHC, ये वो मुद्दे हैं जिनसे कम से कम ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये कनेक्ट कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अभी जिस भी इलाके में जो भी तशहीरी मुहिम होती है, जिस भी पार्टी की तशहीरी मुहिम होती है, लोगों से वादे किए जाते हैं, बिजली, पानी, सड़क, बेहतर सेहत, एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, वो पावर में है, वो अपने पूरे MLAs के साथ पूरी ताकत में है और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोगों का कोई मदावा है, लोगों का कोई खैर ख्वाह है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर पाएगी, क्योंकि ताकत में है, वो काम करेगी। बेसिक मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं, वादे करते हैं। ये स्टैंड PDP का है। PDP जो ये 1 साल है बड़गाम रिप्रेजेंटेटिव लेस रहा है, इस 1 साल को निशाना बना रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस 1 साल में बड़गाम में क्या किया? चलो, उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद बड़गाम को तनहा क्यों छोड़ा? PDP का ये स्टैंड है। इसके बाद जो दीगर जमातें हैं, चाहे बीजेपी को तो स्टैंड आपको पता ही है। बीजेपी क्लियरली बोल रही है जम्मू कश्मीर की तरक्की बीजेपी का हदफ है, और जहां भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है या बीजेपी काडर अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से यही वादा किया जाता है। उनकी जो भी डिमांड्स होगी, बेसिक फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, बिजली को, पानी को लेकर, सड़कें, बेहतर सेहत, एजुकेशन, ये सब मुद्दों को लेकर वो वादे करते हैं। ये सब हाल जो आजाद उम्मीदवार है उनका है। जिस तरह से आपने बात की आदित्य शर्मा की, आदित्य शर्मा का साफ कहना था कि लोगों को दफा 370-35A के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, और उन्होंने सियासी जमातों को भी निशाना बनाया, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को। ये मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए 370 और 35A की बात कर रहे हैं। दरअसल ये 370 और 35A की बात करना ही नहीं चाहते आप, मीडिया में ये सब बयानात दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, बेसिक मुद्दे जो यहाँ पर है जिनके लेकर लोगों के बीच ये उम्मीदवार जाते हैं, वो सब बेसिक मुद्दे ही है। लोग अभी भी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर लोग चाहते हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्कुल आबिद, लेकिन देखो ये आबिद, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत आयरॉनिक है ये सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि अमूमन जब सत्ता में कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और उस दौरान जब नगर निगम के चुनाव होते हैं या MC के चुनाव होते हैं या जब ये उपचुनाव होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सत्ताधारी दल की तरफ ही ज्यादा झुकाव होता है। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसी की तरफ लोगों का ध्यान जाता है, और लोग ये मानते हैं, ये समझते हैं, जो लोग चुनावों को और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उनका ये मानना होता है कि क्योंकि सरकार सत्ता में है, उनके काम आसानी से हो पाएंगे। इस वजह से वो इन छोटे चुनावों में सरकार की तरफ ही अपना रुख रखती है। तो क्या ये सिचुएशन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कह सकते हैं बड़गाम में है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बड़ा फैक्टर है कि उमर अब्दुल्ला का बड़गाम को छोड़ना, और उसके चलते 1 साल तक लोगों के बीच उमर अब्दुल्ला को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर नाराजगी का पनपना। क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं बड़गाम उपचुनावों में? देखिए, सही बात आपने कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो हुकूमत का एज है, पावर में है। कहीं ना कहीं लोग भी ये समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर सकती है क्योंकि पावर में है, और
कहीं ना कहीं जो आगा सईद रुल्ला मेहदी का स्टैंस है वो क्लियर है। लोग डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने कुछ और मुद्दे को लेकर वोट किया था। लोगों ने स्टेटहुड, दफा 370 या जो 2019 की जो प्री पोजीशन थी उसकी बहाली के लिए वोट दिया। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टर रह सकता है और वो देखने वाली बात होगी क्या आगा सईद रुल्ला मेहदी के जो सपोर्टर्स है क्या वो उस बात पर डटे रहेंगे या वो वोट करेंगे। अभी ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि उनका जो कार्डर है, उनका जो अपना वोट है वो शायद डिवाइड हो सकता है। अब उसको कैश इन कौन करेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो जाएंगे, क्या वो पीडीपी के पास जाएंगे या उनके पास कोई और ऑप्शन है? तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है आगा सईद रुल्ला मेहदी 2002 से वो लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत दर्ज करते आ रहे हैं और उनका इलेक्शन से पहले ऐलान किया कैंपेनिंग नहीं करेंगे और टिल डेट वो उन्होंने बात ही नहीं किया असेंबली इलेक्शन की और उसके बावजूद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है उस पर सवाल खड़े कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो उनके वोटर्स है, उनके जो अपने जो सपोर्टर्स है, कहीं ना कहीं वो पीछे हो सकते हैं या कहीं ना कहीं वो जो आगा सईद रुल्ला मेहदी की एनसी की जानिब से नाराजगी है, कहीं ना कहीं वो लोग भी वो नाराजगी को बरकरार रख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नुकसान दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये लॉस किसके लिए गेन बन सकता है? पीडीपी के लिए, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए या फिर बीजेपी के लिए? क्योंकि ये अभी बड़गाम में कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं लोग अभी खामोश हैं। अभी अगर आप देखेंगे अभी तो कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से कुछ रैलियां हुई लेकिन उस सतह की नहीं हुई जहां पर भारी तादाद में लोग जमा हो। हालांकि नाइट कैंपेनिंग जोर पे है यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से अभी कैंपेनिंग नहीं है। लेकिन आने वाले जो दिन होंगे खामोशी खत्म हो जाएगी, लोगों को जिसको सपोर्ट करना होगा वो सपोर्ट करने के लिए आएगा। लेकिन अभी भी बड़गाम में कहीं ना कहीं जो एक तबका है या कुछ वोटर्स वो भी खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं। हालांकि उन्होंने मन तो बना लिया होगा किसको वोट करना है, लेकिन अभी सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी, आखिर किसको वोट करेंगे लोग या किसको बिल्कुल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बड़गाम उपचुनावों की ये जो जंग है ये कहीं ना कहीं टिप ऑफ एन आइसबर्ग की तरह इस वक्त बड़गाम में सिचुएशन लग रही है कि ऊपर ऊपर रैलियां भी हो रही हैं, उम्मीदवार भी डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जिन्हें ये तय करना है कि किसकी सरकार या कौन नुमाइंदा काबिज होगा बड़गाम विधानसभा सीट पर, ये लोगों को ही तय करना है। और लोग ये बखूबी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और उन्हें पता है अपनी चॉइसेस के बारे में कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं। और देखिए आप ज़रा ये भी बता दीजिए कि मुद्दे क्या हैं। जैसे मैं तो ये समझ रही हूँ कि मुद्दों का भी दो डिवीजन है, एक बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी जो सुविधाएं उसको लेकर लोगों की लड़ाई हो सकती है, दूसरा अम्ब्रेला मुद्दे हैं जैसे कि स्टेटहुड हो गया या फिर बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया या उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो हमारी जिस तरह से आगा सईद रुल्ला मेहदी कहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल लड़ाई थी, ऑटोनॉमी की हमारी लड़ाई थी, हमारी जो अधिकारों की लड़ाई, हमारी संस्कृति को बचाने की जो ये लड़ाई, जम्मू कश्मीर की लैंड को बचाने की लड़ाई, एक ये बड़ी लड़ाई है और एक ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल? फिलहाल अगर मैं ग्राउंड जीरो की बात करूंगा, बड़गाम के लोगों के साथ आज तक कई मरतबा वादा किया गया था। हुमामा से लेकर बड़गाम तक जो रोड है उसकी वाइडनिंग की बात कर रहे थे लोग, अभी तक वो पेंडिंग है। हालांकि ये दावा किया गया कि उसके लिए फंडिंग आई है, बहुत जल्द काम होगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। ये सड़क का मुद्दा हो गया, पानी का मसला है, बड़गाम में पानी का मसला है, पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। हालांकि टेंडरिंग हुई है, काम नहीं हो रहा है। मीटर्स को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। मीटर्स क्यों है? लोग चाहते हैं कि उनके लिए कोई ना कहीं रिलीफ हो। मतलब ये सब मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं। हॉस्पिटल का मुद्दा अब वो खत्म होने वाला है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे बिजली है, सड़क है और पानी का मसला है। बिजली जो मीटर्स है वो मसले है। और जो पार्टी लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब होती है कि वो मुद्दे खत्म किए जाएंगे, लोगों को जो चाहिए वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, यानी आबिद, बड़गाम की जनता समझदार है, बड़गाम की जनता ये जानती है कि ये बुनियादी मुद्दे हैं
कौन सी पार्टियां हैं या कौन सी पार्टी है जो इन मुद्दों को हल कर सकती है, कौन सी पार्टी है किसके पास ये ताकत है कि बडगाम की जनता की आवाज, जिन्होंने 2024 के इंतखाबातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ये सोच के कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनके नुमाइंदे हो सकते हैं, और ऐसे में अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी आधार पर उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? बीजेपी जो बडगाम चुनाव पहली बार इस तरह से लड़ रही है, मेन चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा लेकिन उपचुनाव लड़ रही है, क्या लोगों का भरोसा जीत पाने में सफल हो पाएगी, या फिर पीडीपी अपनी खोई हुई जमीन को वापस हथियाने की जो कोशिश में लगी है वो कर पाएगी, या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों पर बडगाम की जनता दांव खेलेगी? ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा और 11 नवंबर को ईवीएम में कैद होगा, और तब तक हम और हमारे नुमाइंदे आप तक किसी तरह से जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। बडगाम उपचुनावों की जंग बेहद दिलचस्प है, इंतजार 11 नवंबर तक करना है और उसके बाद फिर एग्जिट पोल और फिर 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। और आबिद इसी के साथ आप भी नजर बनाते रहिए, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट, क्या हलचल मिल रही है दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल के लिए आबिद आपका भी बहुत शुक्रिया। और उपचुनावों की ये जंग है और जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है और दुनिया भर में चर्चा का विषय हमेशा से रहा है, और ऐसे में यहाँ पर बडगाम उपचुनावों को लेकर क्या हलचल हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे भी तमाम खबरें आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, आदाब, नमस्कार।